हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट का जो यूनिट नंबर 3 है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि जो यूनिट 3 है इसमें हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही पढ़ के जाने वाले हैं, आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़ के जाने वाले हैं। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है कि मैं यूनिट 3 को जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज कर दूं। सो हमें सिर्फ मेन कीवर्ड्स ही पढ़ के जाना है, बीच में अपनी तरफ से जो मर्जी लिखाना, पर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, अभी मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला टॉपिक है सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है और हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं सिक्योरिटीज को इशू करने की। समझ आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट दो तरह की होती है। कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी, बट यहाँ पे हमें पूछा है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब इशू हम यूजुअली नई सिक्योरिटीज की ही बात करेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग का तो एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब हमें किसी भी कंपनी को इशू करनी है सिक्योरिटीज, वो किन तरीकों से कर पाएगी, क्या मेथड्स हैं सिक्योरिटीज को इशू करने के। तो ऑब्वियसली प्राइमरी इशू की ही ज्यादातर इसमें बात होगी क्योंकि हम न्यू सिक्योरिटीज को ही इशू करते हैं मेनली। ठीक है, एग्जिस्टिंग वाली तो एक्सचेंज ही होती है। सो कहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है, यूजुअली इसको कौन स्टार्ट करता है, प्रमोटर स्टार्ट करता है। और कंपनी अपनी शेयर कैपिटल के लिए इनवाइट करती है पब्लिक को, ताकि पब्लिक आके सब्सक्राइब करे। और उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनको अलॉटमेंट वगैरह दे के, जैसे भी सेबी की गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट दे देती है। अब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। आपको ये पता है कि कौन कौन से तरीके हैं सिक्योरिटीज को इशू करने के। तो जो प्राइमरी मेथड के प्राइमरी मार्केट के अंदर हमने पढ़ा था ना, वही हम लिख के आएंगे, वही मेथड्स हैं सिक्योरिटी को इशू करने के। कौन कौन से मेथड है इशू करने के? पब्लिक इशू, जिसमें हम पढ़ेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। उसके बाद राइट इशू हो सकता है, बोनस इशू हो सकता है और प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है कि कौन कौन से मेथड हैं शेयर्स को, सिक्योरिटीज को इशू करने के। तो प्राइमरी इशू के ये चार मेथड हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू आईपीओ हो सकता है या एफपीओ हो सकता है। राइट इशू हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देते हैं, मतलब उनको पहले प्रेफरेंस मिल जाता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। बोनस में हम उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं वापस। और प्राइवेट प्लेसमेंट में हम बेसिकली दो टाइप्स पढ़ेंगे: प्रेफरेंशियल इशू एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो अभी इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है पब्लिक इशू, जिसमें हम पढ़ेंगे आईपीओ एंड एफपीओ। समझ आ रहा है ना, ये मेथड्स हैं कि किस वे से हम सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। ये चार मेथड्स हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट इशूज। ठीक है। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब, अब देखो कंपनी पहली बार अपने शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को, तो ऑब्वियसली जो कंपनी होगी वो अनलिस्टेड कंपनी होगी। सो अनलिस्टेड कंपनी जब इधर फ्रेश इशू करती है या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ऑफर करती है फॉर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब पहली बार कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं वो फ्रेश इशू कर रही हैं टू द पब्लिक, ये ऑफर कर रही है उन्हें सेल के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉलो ऑन। ऑलरेडी लिस्टेड है तो वो फॉलो ऑन, अगर अनलिस्टेड है और पहली बार ऑफर करिए दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर हो गया। अब ना सेबी है, सेबी कोई गाइडलाइंस तो जारी करेगी ना, क्या क्या गाइडलाइंस है। तो बहुत सारे एंट्री नॉर्म्स होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता रही हूँ। बहुत सारे एंट्री नॉर्म्स होते हैं जब भी पब्लिक इशू होता है, ताकि रिस्ट्रिक्ट कर सकें कोई ऐसे ही, अगर कोई एंट्री रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो कंपनीज अपनी जो इशू है वो नहीं कर सकती। सो आईपीओ के केस में अलग अलग एंट्री नॉर्म्स होते हैं और एफपीओ के केस में अलग अलग एंट्री नॉर्म्स होते हैं। और जो आईपीओ है उसमें बेसिकली दो तरह के नॉर्म होते हैं: थ्रू द प्रॉफिटेबिलिटी रूट एंड थ्रू द क्यूआईबी रूट। अगर ये लर्न होता है तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा आंसर एक्सपैंड हो जाएगा। करना ही नहीं करना तो ये आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, एंट्री नॉर्म्स। तो आप जस्ट ये भी लिख सकते हो कि अलग अलग एंट्री नॉर्म्स होते हैं इन द केस ऑफ आईपीओ एंड इन द केस ऑफ एफपीओ, अगर कंपनीज को अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करने हैं। अब राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का मतलब है जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले कंपनी ऑफर कर रही है कि अगर उनको कोई शेयर खरीदना है वो खरीद सकें। और जो राइट इशू का प्रोसेस है वो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक राइट इशू प्रोसेस हो सकता है या फिर फिजिकल राइट इशू प्रोसेस हो सकता है। सो राइट इशू एट द पॉइंट, इट इज एट द पॉइंट वेयर अनदर इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड टू द करंट इन्वेस्टर्स ऑन अ स्पेसिफाइड डेट सेटल्ड बाय द, मतलब उसमें रिकॉर्ड डेट के अकॉर्डिंग उनको पहले ही ऑफर कर दिया जाता है कि अगर आपको करंट इन्वेस्टर्स को करंट प्रपोर्शन में चाहिए तो वो ले सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है बोनस इशू। बोनस इशू भी किन के लिए होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। बट इसकी खास बात ये होती है कि जो राइट इशू होता है उसमें आपको कुछ पे करना पड़ता है, बट जो बोनस इशू होता है उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं देनी पड़ती है, ये आपको फ्री में मिलते हैं। सो दीज शेयर्स आर आउट ऑफ द कंपनीज फ्री रिजर्व और शेयर प्रीमियम अकाउंट। जितने भी उनकी रिकॉर्ड डेट तक एग्जिस्टिंग रेशियो चल रही है उसी रेशियो में उनको फ्री में शेयर्स बांट दिए जाते हैं, फ्री में। बोनस नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्री में। सो बोनस इशू मतलब जो फ्री में ही कोई कंपनी दे रही है, दैट इज बोनस इशू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? Private placement means when an issuer makes an issue of the securities to the selected group of people. तो जब selected group of people को shares offer किए जाते हैं, that is private placement, not exceeding 49 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, which is neither a right issue nor a public issue, उसको हम private placement बोलते हैं। तो private placement में ना ही right issue होता है ना ही public issue होता है, इसमें just आप selected group of people को shares offer करते हो, which is not more than 49। और जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ये हम बेसिकली बोल सकते हैं दो तरह की हो सकती है, या तो आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे रहे हो या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट दे रहे हो। सो ये आपको दो टेक्निकल टर्म्स है, इनको लर्न करना पड़ेगा। या तो आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट, या आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट कर रहे हो। सो जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ये दोनों वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे किसी भी हालत में, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब है अगर आप इशू कर रहे हो टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और ये पब्लिक इशू भी नहीं है, राइट इशू भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पार्ट बनेगा। सो जो पर्सन कवर होते हैं अंडर द सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 वो हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? आप अपने शेयर्स उन बायर्स को दे रहे हो जिनकी जो लेसन 13A ऑफ सेबी डीआईपी गाइडलाइंस का पार्ट बनते हैं। सो आप जस्ट इनका नाम भी कर लेना, इसके अंदर वाला नहीं भी करके जाओगे तो वो भी बहुत है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी हो सकता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो अभी तक हमने जाना कि बेसिकली जो शेयर्स का इशुएंस होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, मेथड्स ऑफ इशू क्या हो सकते हैं, 4 मेथड्स पढ़े, वो हमने चारों मेथड्स अच्छे से कर लिए, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंस, ये क्या कहते हैं, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, चारों मेथड्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट कैसे होती है। अब आपको पता है स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट चलती रहती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो वो कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है और सेटलमेंट कैसे होती है। इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व हैं, पर हमें ट्राई करना है कि हमें मिनिमम से मिनिमम डाटा लर्न करके मैक्सिमम से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। सो इसमें आपको क्या चीजें लर्न करके जानी है तो वो आपको बता देती हूँ। अभी देखो आपको इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो ट्रेडिंग कैसे होती है और एक सेटलमेंट कैसे होती है, ठीक है। सो आपको पता है कि जो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है वो कहाँ पे होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस में होती है, थ्रू द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो आपको जब ट्रेडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टोटल 3 हेडिंग्स याद करके जानी है। आपको माइंड में कुछ नहीं रखना, अभी अपना माइंड बिल्कुल ब्लैंक रखो, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट का क्वेश्चन आता है 3 हेडिंग्स बना के आओगे। ऑर्डर मैनेजमेंट इन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑर्डर कैसे मैनेज होगा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम में, पहला पॉइंट ये बनेगा। दूसरा, ऑर्डर की मैचिंग रूल्स क्या है, ऑर्डर्स आते हैं ना, ऑर्डर की मैचिंग रूल्स क्या है, ऑर्डर की कंडीशंस क्या है। 3 हेडिंग्स हम बना के आएंगे। सबसे पहले ऑर्डर मैनेजमेंट इन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम, नेक्स्ट इज ऑर्डर मैचिंग रूल्स, एंड थर्ड इज ऑर्डर कंडीशंस। इतना क्लियर हो गया। अब जो ऑर्डर कंडीशंस हैं उसमें हम फर्दर 3 हेडिंग्स बना के आएंगे, टाइम रिलेटेड कंडीशंस, प्राइस रिलेटेड कंडीशंस एंड क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस। सो मेन हमें अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट अबाउट द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, तो हम 3 हेडिंग्स बना के आएंगे। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट में मैं अभी फिलहाल सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। अब जब ट्रेडिंग होगी तो हमें ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर की क्या क्या कंडीशंस हैं और ऑर्डर की मैचिंग के रूल्स क्या हैं, ये हम 3 हेडिंग बना के आएंगे। ऑर्डर की कंडीशन में 3 हेडिंग्स बना के आएंगे, टाइम रिलेटेड कंडीशंस, प्राइस रिलेटेड कंडीशंस एंड क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस। इतना क्लियर हुआ। ये थोड़ा लर्निंग वाला है इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया कि आपको सिर्फ कंसेप्ट ना समझाऊं, मेन आपको लर्न हो जाए साथ में, ठीक है। अब हम ना नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो हमने 3 हेडिंग्स याद कर ली, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर कंडीशन एंड ऑर्डर मैचिंग रूल्स। अब ऑर्डर्स आते रहे अगर स्टॉक एक्सचेंजेस में, ऑर्डर्स को हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे और टाइम स्टैम्प देंगे कि कितने टाइम पे रिसीव हुई है और क्या उसका पोटेंशियल मैच है। तो हर एक ऑर्डर का ऑर्डर नंबर क्या होगा, अलग होगा और एक यूनिक टाइम स्टैम्प होगा। अब हम ऑर्डर का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ऑर्डर का मैनेजमेंट कैसे होगा, प्राइस प्रायोरिटी। प्राइस प्रायोरिटी का मतलब है अगर 2 ऑर्डर सिस्टम में आए हैं तो जो बेस्ट प्राइजेस हैं उनको हायर प्रायोरिटी मिलेगी
और टाइम प्रायोरिटी का मतलब है जो पहले आया उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। सो जब हम मैनेजमेंट करते हैं हम दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले प्राइस प्रायोरिटी, जिसका बेस्ट प्राइस है उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, और टाइम प्रायोरिटी में जो पहले आया है उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। इस तरीके से हम ट्रेडिंग में ऑर्डर का मैनेजमेंट करते हैं। अब ऑर्डर को हमने मैच करना है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स को हमने मैच करना है। कोई बाय करना चाहता है, कोई सेल करना चाहता है। सो मैच करते हुए हमें ध्यान रखना है कि बेस्ट बाय ऑर्डर बेस्ट सेल ऑर्डर के साथ मैच हो। जो अनमैच्ड रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव ऑर्डर्स, और जो मैच हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव ऑर्डर्स। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर की हमें कंडीशंस ध्यान में रखनी है कि हम सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। सो बेसिकली इसमें हमने पढ़ा था 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। एक तो होती है टाइम रिलेटेड कंडीशंस, एक होती है प्राइस रिलेटेड कंडीशंस, और एक होती है क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस। देखो ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आप इनको डीपली समझने जाओगे तो आपका सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। सो आप जस्ट इनके हेडिंग हेडिंग लर्न कर जाना, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट टाइम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है चीजों को समझने का भी। ठीक है। सो ऑर्डर की जो कंडीशंस हैं वो बेसिकली 3 तरह की हो सकती हैं, टाइम रिलेटेड कंडीशंस, क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस एंड प्राइस रिलेटेड कंडीशंस। अब टाइम रिलेटेड क्या हो सकता है, डे ऑर्डर हो सकता है, गुड डील कैंसल्ड ऑर्डर हो सकता है, गुड डील डेज और डेट ऑर्डर हो सकता है, एंड इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर हो सकता है। तो ये 4 नाम याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। डे ऑर्डर, गुड डील कैंसिल ऑर्डर, गुड डील डे और डेट ऑर्डर, एंड इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। और अगर हम प्राइस रिलेटेड कंडीशंस में देखें तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, लिमिट प्राइस ऑर्डर, मार्केट प्राइस ऑर्डर, स्टॉप लॉस प्राइस ओवर ऑर्डर। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं या अलग अलग कंडीशंस है, हर एक टर्म का अपना अपना मतलब है। अब क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस क्या हो सकती हैं, डिस्क्लोज क्वांटिटी रिलेटेड हो सकती हैं, मिनिमम फिल के रिगार्डिंग हो सकती हैं, ऑल और नन ऑर्डर्स के रिगार्डिंग हो सकती हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको टाइम मिलता है तो इसको लर्न कर जाना, हेडिंग्स को अंदर अपनी तरफ से कुछ लिख देना कि ये वन ऑफ द टाइम रिलेटेड कंडीशन है, ऐसे ऐसे मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। क्वेश्चन है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। इसमें हमने ट्रेडिंग में 3 हेडिंग्स बनाई, ऑर्डर मैनेजमेंट इन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग रूल्स एंड ऑर्डर कंडीशंस। ऑर्डर कंडीशंस में हमने 3 हेडिंग्स बनाई, टाइम रिलेटेड कंडीशंस, प्राइस रिलेटेड कंडीशंस एंड क्वांटिटी रिलेटेड कंडीशंस। इसका स्क्रीनशॉट लो, पोस्ट करो, इसको एक बार अच्छे से लर्न करने की कोशिश कर लो। अब हमने इसका ट्रेडिंग समझ लिया, अब हमने समझना है सेटलमेंट। क्या समझना है, सेटलमेंट। अब इसका इतना अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इतना समझ लो कि जब भी सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट के 2 मोड्स हैं। कितने मोड्स हैं बेसिकली सेटलमेंट के, 2। पहला है डीमटेरियलाइज्ड सेटलमेंट और दूसरा है रोलिंग सेटलमेंट। तो सेटलमेंट डीमटेरियलाइज्ड सेटलमेंट भी हो सकती है या फिर रोलिंग सेटलमेंट भी हो सकती है। उसके अलावा जो सेटलमेंट के प्रोसीजर्स हैं, सेटलमेंट के प्रोसीजर्स हैं वो 4 तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं, पे इन, ऑटो पे इन, अर्ली पे इन एंड पे आउट प्रोसीजर। इतना याद कर जाओ, एटलीस्ट कुछ तो लिख के आ पाओगे ना। अब इतना ज्यादा याद करने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो जितना मेन मेन है वो याद कर जाओ। 2 मोड्स हैं सेटलमेंट के, डीमटेरियलाइज्ड सेटलमेंट, रोलिंग सेटलमेंट। और सेटलमेंट के प्रोसीजर्स क्या है, पे इन, ऑटो पे इन, अर्ली पे इन एंड पे आउट। इतना क्लियर हुआ। अब सेटलमेंट प्रोसीजर होता क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसके बारे में दे देती हूँ। फॉर द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें क्या है, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस है ना वो ट्रेड करती हैं एज अ क्लियरिंग मेंबर। क्योंकि अगर कोई भी बंदा है उसको क्लियरिंग के लिए एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है किसी भी डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक में। सो उसमें क्लियरिंग होती है, और अगर फंड्स अवेलेबल हैं इन द क्लियरिंग अकाउंट तो पे इन होता है, और अगर फंड्स रिसीव हो रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, पे आउट होता है। इतना मत समझो, बस यही समझ लो कि 4 तरह का सेटलमेंट प्रोसीजर है, पे इन, ऑटो पे इन, अर्ली पे इन एंड पे आउट। और सेटलमेंट 2 तरह की हो सकती है, डीमटेरियलाइज्ड एंड रोलिंग सेटलमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, बट हमें क्वेश्चन यही आएगा कि टेल अबाउट द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। वो ये तो स्पेसिफिकली पूछेंगे नहीं ना क्या कंडीशंस हैं, कुछ है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है टेल अबाउट द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के आ सकते हो कि लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग के बेनिफिट समझाया ना, और लिस्टिंग के डीमेरिट समझाया ना, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ आ गया। तो हमें टेक्निकलिटीज से जितना अवॉइड होना है लास्ट मिनट में उसको हम अवॉइड करेंगे, ताकि हम मिनिमम मार्क्स तो कम से कम स्कोर कर ही पाए, क्योंकि इतना टेक्निकल लास्ट टाइम पे करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, बाकी अगर आप इतने डेडिकेटेड हो आप और भी याद कर सकते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी मत भूल जाना, तो जो थोड़ा करके जा रहे हो उसको अच्छे से करके जाओ। ठीक है, अभी नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या चीज आएगी, कहते हैं अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको जितने भी सेबी की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी।
तो सेक्शन 20 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की, अगर वो कंपनी उसको फुलफिल करती है, उसके बाद कंपनी क्या हो सकती है, अपने आप को लिस्ट करवा सकती है। लिस्ट का मतलब समझ आ गया, अपना नाम चढ़वाना किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो सेबी ने एक लिस्ट बनाई है, सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी रेगुलेशंस 2003 फॉर ब्रिंगिंग सीएलए इनटू द इफेक्ट। सीएलए क्या है? सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी रेगुलेशंस 2003। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमें ट्रेड करना है तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस कौन सी होगी? जैसे एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर हम लिस्ट होके व्हेन अ प्राइवेट कंपनी डिसाइड्स टू गो टू पब्लिक एंड इशू द शेयर्स, तो उसको चूज करना होगा कि वो किस स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है, तो वो हो गया लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। और जब वो अपने आप को लिस्ट करवाएगी तो उस कॉर्पोरेट को या उस कंपनी को अपनी जितनी भी एक्सचेंज है जिसपे वो लिस्ट करवा रही है अपने आप को, वहां की जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके अलावा एक्सचेंज में एंटर होने के लिए पे करनी पड़ेगी एंट्री फीस प्लस ईयरली लिस्टिंग फीस। तो जब भी कोई अपने आप को लिस्ट करवाता है तो उसको एंट्री फीस तो देनी ही पड़ती है, साथ में हर साल लिस्टिंग फीस भी देनी पड़ती है। अब अगर कोई भी अपने आप को लिस्ट करवाता है तो उसके बहुत सारे मेरिट्स भी हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे डी मेरिट्स भी हैं। अब मेरिट्स क्या है? अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है तो उसको लिक्विडिटी हाई मिल जाती है, क्योंकि एकदम से ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। बेस्ट प्राइजेस मिल जाते हैं, जो लोग हैं उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जिसकी वजह से उनके जो शेयर्स हैं वो बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। इजी ट्रांसफरेबिलिटी हो जाती है, मतलब अगर किसी को बाय करने और किसी को सेल करना है वो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। इनकम टैक्स में काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और उनकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी वाइड स्केल पर हो जाती है व्हेन अ कंपनी इज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मेरिट्स लर्न करने की नीड नहीं, अपनी तरफ से बना के आ सकते हैं। लिक्विडिटी, बेस्ट प्राइस, रेगुलर इन्फॉर्मेशन, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ट्रांसफरेबिलिटी, इनकम टैक्स बेनिफिट्स एंड वाइड पब्लिसिटी। बट जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मेरिट्स ही मिले लिस्टिंग ऑफ अ कंपनी करने के, बहुत सारे डीमेरिट्स भी हो सकते हैं अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है। तो डीमेरिट्स क्या है? अगर ऑब्वियसली कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाएगी तो वो सेबी के दायरे के अंदर आ जाएगी, तो जितने भी मेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस या सेबी करेगा उन सभी रेगुलेटरी चीजों को उस कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गया? अपनी असेंशियल इन्फॉर्मेशन लिस्टेड कंपनीज को बार बार स्टॉक एक्सचेंजेस में सबमिट करवानी पड़ती है, विच इज अ बिग बैरियर फॉर द कंपनीज। सो असेंशियल इन्फॉर्मेशन बार बार शेयर करना स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, ये भी एक डीमेरिट है लिस्टिंग की। उसके अलावा जो उनकी एनुअल जर्नल मीटिंग या एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो भी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर करना, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना कंपलसरी हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क है कोई भी कंपनी के लिए, ठीक है। अब पब्लिक को ऑफर करना वो खुद ही इतना ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके बाद बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हो गए जो कंपनीज को फुलफिल करने पड़ते हैं, उसके अलावा ईयरली फीस हो गई, ये सब चीजें होंगी। सो ये चीज कॉस्टली हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो ये भी एक डीमेरिट है लिस्टिंग ऑफ अ कंपनी का। ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो तो इसका मैंने दूसरा पार्ट कर दिया क्योंकि यूनिट 3 थोड़ा सा बड़ा है, तो बाकी हम करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, ठीक है। आपको अभी जल्दी पार्ट 2 भी मिल जाएगा यूनिट 3 का, ठीक है। यूनिट 3 के पार्ट 2 में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करते हैं, ठीक है।